डिबेट में बात होगी आतंक पर पीएम मोदी के प्रहार की। जी हां, हरदोई की एक रैली में मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। पहले की सरकारों में होने वाली आतंकी हमलों को लेकर मोदी ने विपक्ष की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की और साथ ही कहा कि पहले किसी ना किसी शहर में आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं है। अब आतंकियों का हंटर चला है। जी हां, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय और अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उनको बहुत दुख हुआ था, बहुत आहत हुए थे। तभी उन्होंने संकल्प लिया था उसी वक्त कि चाहे आतंकवादी पाताल में ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें सजा दिलवाकर ही मानेंगे। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि स्पेशल कोर्ट ने अहमदाबाद बम धमाके में गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कुछ लोग आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से 2006 में काशी में बम धमाका हुआ संकट मोचन पर, और उसके बाद रेलवे कैंट की बात करें तो वहां पर भी जो हमला हुआ, और लेकिन अब यह क्रम जारी रहा। लेकिन जब 2013 की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से जब सत्ता में आई तो इन लोगों ने लगातार जिस तरीके से आरोपियों पर मुकदमे वापस लेने की बात की और यह क्रम लगातार चलता रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2013 में समाजवादी सरकार ने जो अपनी नाकामी साफ तौर पर आई, आतंकियों पर मुकदमा वापस ले लिया था। हालांकि कोर्ट को भी इस पर टिप्पणी करना पड़ा था। इस मामले में अदालत ने समाजवादी सरकार के जो सचिव रहे थे उन पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो गुजरात के अहमदाबाद और यूपी के कई शहरों में हुए धमाकों को लेकर के रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर हमले किए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर। तो अब आतंकवाद का होगा खात्मा। तो मोदी का प्रहार और आतंक पर मोदी का प्रहार और विपक्ष पर किया करारा वार। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से आतंकवाद के खात्मे की बात की है और अन्य दलों को किस तरीके से अब सबक लेना चाहिए और क्यों इतना विरोध है, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बयान सुनिए। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों,
तो विपक्ष पर किया करारा वार और हमलों को अब किसी भी हालत में या यूं कहें कि हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर विपक्षियों को भी यह संदेश दिया। इस संदेश की कितनी दूरदर्शिता है, क्या मायने हैं, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। चलिए जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं अरली गठबंधन से। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ सतीश प्रकाश जी प्रवक्ता बीएसपी, सतीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस, उमा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और संजय बेचन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी जुड़े हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले गौरव जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरा सवाल आपसे ही है कि आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में भी कल कहा और आज उन्नाव में भी तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, जब सरकार बीजेपी की मैं बात करूं जीरो टॉलरेंस की बात करती है, चाहे वो माफियाओं की बात करे, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के बात करे, चाहे वो परिवारवाद को लेकर के बात करें, जीरो टॉलरेंस का आप लोग संदेशा देने में कितना कामयाब हो पा रहे हैं? मैं जरा पहली टिप्पणी आपसे चाहूंगा गौरव जी। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसमें एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए है। मेरी आवाज एको करी है, इसको ठीक करवा दीजिए। जी जी, मैं अपने पीसीआर सहयोगी से बोलूंगा, जरा गौरव जी की आवाज में देखें जरा। संदेश क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, और ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आतंकवाद और आतंकवादी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और इस पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और आप सोचिए, एक भावुक प्रधानमंत्री जब ये संदेश देते हैं कि रक्त रंजित मिट्टी उन्होंने हाथ में पकड़ी और उन्होंने संकल्प लिया, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और कहा कि जो गुनहगार हैं उनको फांसी की सजा दिलवाए, सुनिश्चित करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिले। और 2 दिन पहले गुजरात बॉम्ब ब्लास्ट का फैसला आया। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार 38 गुनाहगारों को फांसी की सजा हुई, 11 को आजीवन कारावास। और देखिए, इसकी तुलना अगर मैं करूं समाजवादी पार्टी, वो पार्टी है जिसकी 2012 का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है लोग जी, और ये जो उन्होंने वादा किया जनता को, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। जी जी, इन्होंने लिखा, मुस्लिम दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। तो पहला सवाल तो आलोक जी ये है, क्या आतंकवादी का धर्म देख के हम लोग कहेंगे कि मुकदमे वापस होंगे? दूसरी बात, क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए आतंकवादी भी है, तो क्या है, हमें तो सत्ता चाहिए, हम तो इनको आतंकवादी नहीं मानेंगे, वोट बैंक मानेंगे। और तीसरी बात, इनको सजा तो मिलेगी नहीं लेकिन मुआवजा हम जरूर देंगे। और इसके बाद मैं आता हूँ अखिलेश यादव का, आप देखिए कर उनसे तमाम चैनल, रात के चैनल ने भी पूछा कि आतंकवाद पे आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा यह मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र की अखंडता, एक सौहार्द का वातावरण हो, देश की जनता, प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस करे, ये क्या मुद्दा नहीं होगा? और इसके बाद जो फैसला गुजरात के बॉम्ब ब्लास्ट में आया है, स्पेशल कोर्ट ने क्या कहा, उसमें एक जो दोषी पाया गया है वो पुत्र है किसका, जो आजमगढ़ में उपाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनके साथ तस्वीर अखिलेश यादव की है और अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए। तीसरी बात, कुछ माह पूर्व योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो सरकार है जो दिखाती है कि वर्दी का और कानून का रसूख क्या होता है। एक अलकायदा मॉड्यूल आतंकवादी पकड़ा गया, अखिलेश यादव से पूछा गया, आलोक जी वो दिखाइएगा जरूर जनता को। उन्होंने कहा मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस और वर्दी पर भरोसा नहीं, मुझे भरोसा है आतंकवादियों पे, मुझे भरोसा है जो हिस्ट्री शीटर है, लेकिन प्रदेश की पुलिस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। ये वो बड़े सवाल है जो आज
श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के समक्ष रखे। जी गौरव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने जो तमाम सारी चीजों का जिक्र किया है, मैं विपक्ष के पास आता हूं, जरा और भी मेहमान हैं उनसे मैं सवाल पूछता हूं। रोहित जी हमारे साथ हैं। रोहित जी, आपने गौरव जी की तमाम सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि धमाकों पर जो सियासी घमासान मचा है, और बड़ा सवाल आपसे कि आतंकियों के साथ इतनी सहानुभूति क्यों है, इस सवाल का जवाब मैं जरा चाहूंगा कि रोहित जी आप बेबाकी से दें। नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अगर 5 साल में कुछ काम कर लिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की राजनीति के लिए गिरना नहीं पड़ता। सत्ता की लालसा इनकी इतनी बढ़ चुकी है कि आज किसी भी स्तर पे गिरने को तैयार हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 3 फेजों में जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुई है, उसमें अपनी हार को देखते हुए आप कितने स्तर तक उतरोगे। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली है, जब इन्होंने जातियों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की, धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दोनों नकार दिया, तब अब ये लेके आए नया सुफूका लेके आए हैं आतंकवाद के नाम पे राजनीति करने की। मैं तो ये कहूंगा कि हम सब एक हैं आतंकवाद के खिलाफ, और अगर आतंकवाद देश के अंदर कहीं से भी पनपने की कोशिश करेगा, सबसे पहले कुचलने का काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं तो इनके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाता हूं कि आप आतंकवादियों के साथ हो। कैसे कुचलेंगे जब आपके मैनिफेस्टो में रहती चीजें और आप सबसे पहले सरकार बनने के लिए पैरवी करते हैं, सरकार बनने के बाद। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। मुझे तो कहते हुए शर्म आएगी कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाऊं कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे शर्म आने लगेगी। मुझे अब शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। मुझे आपसे इस तरीके के सवाल की जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर के बात करते हैं, तो आपको इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहिए कि हां मैं सहमत हूं, मैं पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक है। नहीं, मैंने यही कहा आलोक जी, मैंने यही कहा कि बिल्कुल पूरी तरीके से हम साथ हैं। अगर आतंकवाद कहीं से पनपेगा तो सबसे पहले कुचलने का काम हम करेंगे। हम पहले राष्ट्रभक्त हैं, और ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। जो अंग्रेजों की दलाली करके आए माफी वीर, ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। और आप कैसे इल्जाम लगा लेते हो, और इल्जाम लगाने के बाद आप कैसे सो लेते हो, आप कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो। 5 साल तक 5 साल तक आप सत्ता में रहे, अपने को अलग रख के देख रहे हो। मैं उदाहरण अगर दूं, बाटला हाउस में किस तरीके से आप लोग साथ में थे आतंकियों के। कैसी बातें कर रहे हैं, समर्थन में 5 साल तक इनकी सरकार थी, आज डबल इंजन की सरकार ये क्लेम करते हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो ये क्या कर रहे थे 5 साल तक? 5 साल तक इनको ठंड लग रही थी, कंबल ओढ़ के सो रहे थे ये। मतलब जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, मुझे लगता है उनको शर्म आनी चाहिए। गौरव जी सवाल के जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा, जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, माफी किसको मांगनी चाहिए? करने का काम कर रहे हैं। गौरव जी देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना, और ये कह रहे थे गिरे हुए हम हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। गिरे हुए कह रहे हैं हम हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना प्रवक्ता भी किसी चैनल पे नहीं भेज रही, क्योंकि चर्चा आतंकवाद पे हो रही। और शायद इनको याद नहीं है, समाजवादी पार्टी के उस वक्त के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अमर सिंह, उनका बयान क्या था आलोक जी? उन्होंने कहा था कि बाटला एनकाउंटर जो है वो फर्जी है, और जो शहादत दी मोहन चंद शर्मा जी ने, उस शहादत का अपमान किया। क्या आज उनका परिवार, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहूंगा, सलमान खुर्शीद जी ने कह दिया था कि सोनिया गांधी फूट फूट के रोई कि देखिए हमारा एक भाई मारा गया, मतलब आतंकवादी उनका भाई हो जाता है। और शायद राहुल गांधी का वो बोला भाई हो, लेकिन देश के लिए तो वो एक आतंकवादी था। क्या इन्होंने उत्तर दिया कि मैनिफेस्टो में आपने क्यों कहा कि मुस्लिम आतंकवादी जो संदिग्ध हैं उनके मुकदमे वापस नहीं? इन्होंने क्या उत्तर दिया कि बाटला हाउस को फर्जी एनकाउंटर क्यों बताया, जब हम उसमें सजा हो चुकी है, न्यायालय ने फैसला कर दिया? और तीसरी बात, ये भूल जाते हैं कि ये बात करने का मौका क्यों आया। ये इसलिए आया क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा था। 18 तारीख को ये फैसला आया, और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि कैसे एक संकल्पित मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करता है कि प्रदेश की जनता को इंसाफ मिले। और दूसरी तरफ वो है जिनके लिए देश हित कुछ नहीं है, जिनके लिए केवल दल हित है, उनको सत्ता का सुख भोगना है,
उसके लिए चाहे ये देश की जनता देख रही है किस तरीके से सत्ता की लालसा में आप मुद्दों की बात ना करके चलिए, देश की जनता आप इस कुछ तरीके से फोटोज भी देख रही है जो दूसरों के ऊपर वायरल हो रही है। उंगली इस उठा सवाल रहे हो, का ये भी मैं देश की जवाब जनता देख दूंगा। रही है। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सतीश प्रकाश जी भी जुड़े हैं। सतीश जी, कुल मिलाकर के आपने गौरव जी की भी बात सुनी और रोहित जी की भी बात सुनी। मैं इस मुद्दे पर, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, देश से जुड़ा हुआ है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक जी, हाँ जी, देखिए आलोक जी, मैं इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी और पीड़ित भी हूं। और ये जो आतंकवादियों का जो राजनीतिक कनेक्शन का जो खुलासा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको कहीं ना कहीं परेशान पैदा करता है। देखिए ये सच है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई 2012 में और 2013 में उन्होंने आतंकवादियों की गतिविधियों में जो शामिल लोग थे उनसे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। भला हो न्याय व्यवस्था की उन्होंने उस प्रक्रिया को रोका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी आपको सच है कि यही बीजेपी जो गौरव भाटिया जी की जो पार्टी है, जब मालेगांव की जो आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा और वो लंबे समय तक आतंकवादी गतिविधियों के कारण जेल के अंदर बंद रही, अगर उनको बीजेपी बाकायदा टिकट देती है और उनको सांसद चुनती है, अब ये देश की जनता ये भी देखेगी कि एक आतंकवादी गतिविधियों की आरोपी महिला जब देश के प्रधानमंत्री के बराबर में बैठ करके जब इस देश की संसद के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जब चर्चा होगी तो ये कैसा माहौल होगा, इसमें आम जनमानस को सवाल होगा। और गौरव भाटिया जी देखिए, सुनिए, राष्ट्रवाद कहने से नहीं पनपता, राष्ट्र के लिए काम करना पड़ता है। आपकी कथनी और करनी में इसलिए अंतर है कि पीडीपी के साथ आपने सरकार चलाई जबकि वो चरमपंथियों को कहीं ना कहीं बचाव करती है। यही नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर के वो तमाम चरमपंथी लोग जो भारत की अखंडता के लिए खतरा है, आप उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और मुझे यह भी दुर्भाग्य होता है, ये सच है कि कहीं ना कहीं सर सवाल ये है कि सवाल घूम फिर के चुनाव पर ही क्यों आ जाता है, क्यों राजनीति क्या आ जाता है? तेरा दल मेरे दल में ये हुआ, मेरा दल किसी से कम नहीं है। की सरकार थी और फडणवीस जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी जी, वहां पे सनातन सभा के 10 हिंदू आतंकवादियों को जब गिरफ्तार किया जी, तो मोहन भागवत जी को भी नींद नहीं आई जी। अच्छा, अब आतंकवादी भी अब मुस्लिम अब होने लगे, ये है विपक्षी दलों की परिणति जी। पहली बार और कांग्रेस की तारीफ भी की, तो ये तथ्यात्मक तथ्य है, सत्य है। मेरा मानना यह है कि आतंकवादियों को आतंकवादी के नजरिए देखना चाहिए, उसका राजनीतिक बचाव नहीं होना चाहिए जी। ये किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था, चलिए जब हम स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा की बात करते हैं जी, मैं आ रहा हूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार संजय जी के पास आ रहा हूं। संजय जी, राजनीतिक दलों की आपने बात सुनी, आपने सत्ता पक्ष की भी बात सुनी, विपक्ष की भी बात सुनी। सवाल यह है कि बात यहां पर राजनीतिक दलों की नहीं है। मैं संजय जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरा उनसे सवाल है। जी जी संजय जी, आप मेरा सवाल सुन रहे होंगे। बात यहां पर है राष्ट्रवाद की, बात यहां पर हो रही है देशभक्ति की। इन सब चीजों से, आरोप प्रत्यारोप से अब कहीं ना कहीं ऊपर उठ के हमें सोचना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं प्रधानमंत्री के बयान से सबसे पहले जो लोग उसमें राजनीति और चुनाव तलाश कर रहे हैं उनकी मैं भर्त्सना करता हूं। प्रधानमंत्री का बयान राष्ट्र के लिए है। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र के मुखिया के रूप में एक संदेश दिया कि ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी मैं कई पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो इसमें राजनीति चुनने लगे, उसमें पीडीपी देखने लगे, उसमें धर्म देखने लगे। आतंकवाद का कैसा धर्म? आतंकवाद तो सबके खिलाफ है। और आप जब एक ऐसे पड़ोस आपके साथ बैठा है जिसकी ये पॉलिसी है ब्लीड इंडिया 2000 वुंड्स, जो आपको आतंकवाद का घाव देकर आपको अंदर से तोड़ना चाहता है। आज आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आप समझिए कि जब अगर इस तरह के आतंकवाद को लगेगा आप दुनिया को कि हम पर आतंकवाद को लेकर एक राय नहीं है, हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, तो हमारा एक इकोनॉमी के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी ताकत आतंकवाद से निपटने में लगेगी। तो सबसे पहले हमको इस बयान से चुनाव राजनीति दल निकाल कर बात करनी चाहिए। हमें एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद से के बारे में बात करनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आतंकवाद को लेकर इस देश में एक सॉफ्ट स्टैंड रहा है
यहाँ ओसामा बिन लादेन को ओसामा कहा गया है, जी कहा जाता था उनको। जिसने प्लेन हाईजैक किया गया उसको मौलाना कह दिया गया। अरे काहे का मौलाना? बिल्कुल सर, और कहे कि ओसामा जी, बिल्कुल आप संजय जी, समझिए। मुझे वो समय भी याद है जब पंजाब जेल से कुछ लोग किस तरीके से आरामगाह बना रखा था, फिर उन्हें नैनी जेल लाया गया। यहां पर सब समझ रहे हैं मैं किसका नाम ले रहा हूं। और लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने जो कदम उठाए वो वाकई में बुलडोजर जो उनका चला, इस बात की हमें लगता है देशवासी उसकी किस तरीके से सराहना करता है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रोहित जी आपने देखिए मैं एक बात खत्म कर दूं। हाँ, जी। आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य से एक भारतीय के रूप में मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा देश आतंकवाद का मुकाबला मजबूती से करेगा, झुकेगा नहीं, किसी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। ये बिल्कुल, देश अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, ना आंसू अलग हैं, ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी क्यों सोचता हूं देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। धर्म कैसा जी रोहित जी, सवाल यही है, आतंकवादी का धर्म कैसा? आतंकवादी का धर्म कैसा? और रोहित जी मेरे सवाल का कैसा? मैं आपके सवाल का जवाब रोहित जी से लेता हूं। आतंकवाद का धर्म कैसा? और सवाल ये कि जो फोटो वायरल हो रही है उसके बचाव में अब आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, कोई बचाव वाली हाँ, चीज ही नहीं है। हाँ, आतंकवाद जैसी किसी भी घृणित चीज के लिए पूरा विपक्ष और सरकार मुझे लगता है एक साथ खड़ी हुई है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। ये तो जब आप चुनावी रैली से इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं या इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं, तब उसमें से राजनीति की बू आती है। जब आप एक चुनावी रैली को इस तरीके से ध्रुवीकरण करने के लिए आप उसको मंच बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको राजनीति से दूर नहीं कर सकते। रोहित जी, आपने अपनी नाक इतनी खराब क्यों कर रखी है कि हर चीज में आपको राजनीति दिखती है? राजनीति से हट के देखिए प्रधानमंत्री पहले का आप अपनी बयान। दलाली बंद करो, पहले आप अपनी दलाली बंद करो और उसके बाद देश के लिए खड़ा होना सीखो। पहले देश के लिए खड़ा होना सीखो, पहले देश के लिए खड़ा होना सीखो, अपनी दलाली बंद करो। यहाँ पे भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन के मत बैठो, यहाँ पे अघोषित प्रवक्ता बन के मत बैठो भाजपा के। अगर आपको बात करनी है तो बात करो, शब्दों की मर्यादा रखो। आपसे पहले राष्ट्रवाद मैं हूँ, आपसे पहले राष्ट्रवादी मैं हूँ, और आप क्या अगर आतंकवादी सामने होगा तो अपने हाथ से गोली मारने का काम करूंगा। आपसे पहले राष्ट्रवादी मैं हूँ, आपकी तरह दलाली करने का काम नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दलाल बनके यहाँ पे मत बैठो। पहले अपनी नीयत को साफ करो और देश के लिए सोचना शुरू करो, और देश के लिए सोचो, देश की जनता के लिए सोचो, मुद्दों पे सोचो। 700 किसानों की शहादत पे आपका मुंह बंद रहता है और यहाँ पे ज्ञान बांटने आए हो। चार किसानों को थार से कुचल देगा आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा, 4 किसानों को थार से कुचल देगा, उसके साथ आप खड़े दिखाई पड़ोगे और यहाँ पे आप ज्ञान बगारोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने ये राजनीतिक दलों की बात सुनी। ठीक है, मैंने रोहित जी आपको बहुत देर से मैं सुन रहा था सवाल। ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी, अगर इस तरीके से विपक्ष की यही रणनीति रहेगी तो आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? मैं गौरव जी के पास आ रहा हूं। गौरव जी, अरे ऐसे सर आ रहा हूं मैं, गौरव जी को सुनूंगा जरा। दिया जिसको बोलने की तमीज नहीं है। ठीक है सर आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है सर, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें रोहित जी, ये मेरा आपसे अनुरोध है जी, क्योंकि आप बहुत बड़े मंच पर बैठे हैं, यहाँ पर शब्दों की गरिमा बनाए रखें। मैं हर मेहमान से ये कहूंगा। गौरव जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। बात करने की देखिए, सबसे पहले तो मैं बसपा के समर्थक हैं उनको सुन रहा था। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात करी, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लखनऊ सिविल कोर्ट में, बनारस में, फैजाबाद में, इसमें अधिवक्ता भी मरे थे। और ये किसके समय में हुए थे? ये मायावती के समय में हुए थे। चूक तो उनसे हुई थी, और उसको आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने तो कहा कि मैं मुकदमे वापस ले लूंगा। और यहां एक बड़ा अहम तथ्य नहीं आया आलोक जी। अखिलेश यादव ने तो पूरी कसर कर ही दी थी। उन्होंने तो कहा था कि यहां करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी ने मोहर लगाई, लेकिन न्यायालय ने जनता के अधिकारों की रक्षा करते हुए कहा कि आप ये मुकदमे वापस नहीं ले सकते, ये आतंकवादी हैं। और बाद में कोर्ट का फैसला आया, इन्हीं लोगों को जो मुसलमान थे और जिनके धर्म के आधार पे ये मुकदमे वापस हो रहे थे, सजा हुई है। ये भी एक तथ्य है। फर्क क्या है मैं जरूर बताना चाहूंगा। मनीष तिवारी जी की किताब आई, उसका विमोचन हुआ। उसमें मनीष तिवारी जी ने लिखा है कि 26/11 का जब हमला हुआ आतंकी, तो मनमोहन सिंह जी से सेना के
प्रमुख ने पूछा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी मनमोहन नहीं मौन रहे और सोनिया गांधी ने अनुमति नहीं दी। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो उसके 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान को घुस के ठोका। अफजल गुरु, उसको फांसी होनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, 4 साल तक राष्ट्रपति जो थे वो फैसला नहीं कर पाई थी। लेकिन जब याकूब मेमन को फांसी होनी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन को रिजेक्ट किया, 10 दिन के अंदर फांसी हुई। क्यों? फर्क यह था कि धर्म नहीं देखा जा रहा था, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और क्योंकि धर्म और आतंकवाद की बात हो रही है तो यह कांग्रेस पार्टी वो चरित्रहीन पार्टी है जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द का आविष्कार इसलिए किया कि जैसे मुसलमान पकड़े जा रहे हैं तो हिंदुओं के नाम पे भी कह दें, एक भ्रम फैला दे कि ये लोग आतंकवादी हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये जो गुजरात के ब्लास्ट का फैसला आया है इसमें नाम जरूर पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा दर्शक जाने कि ये क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। जो आरोप सिद्ध हुए हैं ये कुछ नाम है: जाहिद शेख, इमरान शेख, इकबाल शेख, शमशुद्दीन शेख, जावेद शेख, आसिफ शेख, अतीक खिलजी, मेहदी अंसारी, रफीक अंसारी, रफीउद्दीन, आरिफ मिर्जा, कयूमुद्दीन, सिबली मुस्लिम, सफदर नागौरी और एक मोहम्मद सैफ शेख है जिनके पिता समाजवादी पार्टी में थे। एक तार समान है। वो तार क्या है कि ये एक धर्म विशेष के हैं और इन पार्टियों को लगता है, कितनी निर्लज है, कि अगर आतंकवाद पे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाएंगे तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए ये लोग नहीं बोल तो रहे। सवाल इसलिए समाजवादी पार्टी चुप गौरव है, जी, अखिलेश क्या यादव वोट चुप है, बैंक के लिए, क्या सत्ता के लिए कुछ भी करेगा? संजय बेचैन जी, आपने गौरव जी को भी सुना, जिस तरीके से जब सपा की सरकार आई उसके बाद जो मुकदमे वापस लेने की बात की, और उसके आगे की भी मैं बात करूं, किस तरीके से कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी की। कोर्ट ने उस वक्त ये टिप्पणी करके मना कर दिया था कि ये केस वापस नहीं लिए जा सकते, इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और उससे भी बड़ी बात कि आम जनमानस की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। संजय जी। जी देखिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय मुद्दा है और सभी दलों को प्लेज करना चाहिए कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, आप सच बोलिए तो लोगों को बात बुरी लग जाती है, दुर्भाग्य से इस देश में कई ऐसे दल हैं जो आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन करते हैं, उनसे मुकदमे हटाने की बात करते हैं, उनके लिए उनके खिलाफ हुई कार्रवाइयों पर प्रश्नात्मक चिन्ह लगाते हैं। ये लोग बालाकोट का सबूत मानते हैं कि भाई आपने तो कोई स्ट्राइक ही नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो। तो आतंकवाद के मुद्दे पर ये जो आज एक गौरव के साथ सीना तान कर खड़ा हुआ देश है, उस माथे को ये झुकाना चाहते हैं। और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं क्योंकि आतंकवाद एक राष्ट्रीय मुद्दा है, देश का मुद्दा है, आम आदमी प्रभावित होता है। अगर बम विस्फोट होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? आम आदमी प्रभावित होता है, जो वोटर है। लेकिन आप समझिए कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर ये पूरा देश एक नहीं है, ये कोई भी लोग प्लेज करने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक आपके साथ हमारे साथी पैनलिस्ट ने मेरे लिए बहुत ही असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या वो प्लेज करेंगे प्रधानमंत्री के साथ उनकी पार्टी की, हाँ आतंकवाद के मुद्दे पर हम आपके साथ हैं? और आतंकवाद की ये रोज नई परिभाषा करते हैं सुविधा के हिसाब से। आपके सवाल का जवाब सुविधा के हिसाब से रोहित जी, आज आपको कहना पड़ेगा, आज आप कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कहिए राहुल, कहिए प्रधानमंत्री के साथ है, हिंदुस्तान के ऊपर आग उठा के देख दे। अरे प्लेज करिए सर भाषा की मर्यादा बनाए रखिए सर। रोहित जी, अरे भाषा की मर्यादा बनाए रखिए जी। चलिए रोहित जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। रोहित जी से मैं सवाल, सर मुझे फिर
आपका करो तुम राष्ट्रभक्त हो। ऑडियो फेड आउट करना पड़ेगा। सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए रोहित जी, आप आज कहिए कि मैं प्रधानमंत्री के आतंकवाद के मुद्दे के साथ हूं, जिस तरीके से वो खात्मे को लेकर के बात करते हैं, मैं ये आज की सबसे बड़ी खबर चलाऊंगा कि आरएलडी बीजेपी के गठबंधन के प्रवक्ता आए और आज उन्होंने भारत समाचार पर ये बयान दिया। कहिए मैं ब्रेकिंग न्यूज चलवाता हूं। सर बिल्कुल आलोक जी, मैं पूरा देश खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, पूरा देश खड़ा है आतंकवादियों के खिलाफ, पूरा देश खड़ा है, एकजुट होकर खड़ा है। चलिए ये कह दिया, अब अगली लाइन ये भी कह दिया, जो फोटो वायरल हो रही है उसका भी जरा सच जनता को बता ही दीजिए। नहीं देखिए, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपकी तरह मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, किसी भी आतंकवादी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है उसको भी आतंकवादी समझा जाए और उसको गोली मार दी जाए। सर पूरा देश खड़ा है मुझे लग रहा था कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। पूरा देश खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ। फोटो ऐसे नहीं हो जाती, एक प्रोटोकॉल भी होता है मुख्यमंत्री का कुछ। अब मैं एंकर हूं, मेरे पीछे स्टूडियो में आकर बाहर कोई भी मान सकता है फोटो खिंचवा ले, अब पीछे से आकर के कोई नहीं खिंचवा सकता, स्टूडियो में नहीं आ सकता। स्टूडियो का भी एक प्रोटोकॉल होता है, आप समझ रहे हैं ना? आपका मतलब है अगर किसी का लड़का आतंकवादी निकलता है तो उसके पूरा परिवार को आतंकवादी मान लिया जाए? आपका यह मतलब है कि अगर किसी का बेटा आतंकवादी निकलता है तो उसके पिता को भी आतंकवादी मान लिया जाए, उसकी मां को भी आतंकवादी मान लिया जाए, उसकी बहन को भी आतंकवादी मान लिया जाए? क्या ऐसा हुआ है हमारे देश में पहले? संजय जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरा मैं इस पर। अब देखिए रोहित जी ने अपनी सारी बातों को मान लिया। देखिए सबसे पहले तो आप जो ये सपा के प्रवक्ता हैं, इनकी बदतमीजी, मैं सपा का नहीं, राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं। पहले अपना ज्ञान बढ़ाओ। पहले अरे आपको तो यही नहीं पता है कि कौन पता कौन चल बैठा हुआ है, किससे बात कर रहे हैं। पहले तो तुमको यही नहीं पता है। आप घोषित प्रवक्ता बन के यहाँ बैठते हो, भाजपा की दलाली करने के लिए। संजय जी आप अपनी बात रखिए, आप पत्रकार से इस तरीके की भाषा का मत इस्तेमाल कीजिए। चलिए ठीक है, रोहित जी का थोड़ा सा फेड आउट कर दीजिए और अब मुझे संजय जी को सुनने दीजिए। जी चलिए रोहित जी संजय जी आप बोलिए अपनी बात। आप इनको म्यूट करिए। म्यूट कर दिया मैंने, अपने पीसीआर सहयोगी को बोल दिया। सर मैं पीसीआर सहयोगी से रिक्वेस्ट है, चलिए ठीक है। सर इस तरीके की प्लीज शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए जी। अरे इतना ही प्यार है भारतीय जनता पार्टी से, जाके ज्वाइन कर लो सर। और गौरव भाटिया जिस तरीके से घोषित प्रवक्ता होकर बैठे वैसे बैठो। घोषित प्रवक्ता होकर क्यों बैठते हो? जनता को क्यों कंफ्यूज करते हो? यहाँ पे सर जनता जनार्दन होती है, जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है, वही सत्ता के सिंहासन से उतारने का भी मानता रखती है। सर 2 मिनट से ज्यादा हो गया। चलिए संजय जी आप अपनी जल्दी से बात रखिए जी। देखिए इनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी आस्था है वो समझ में आ रहा है कि ये सपा और आरएलडी के प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं। इनको बात करने की तमीज नहीं है, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आतंकवाद के दलाली करने के लिए आयो, भाजपा की दलाली करने के लिए आयो, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो। मैं आतंकवाद को लेकर के आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं कि इसमें सभी दलों को एक होना चाहिए। संजय जी आप अपनी बात रखिए सर, इसमें पूरा देश सुन रहा है सर आतंकवाद को लेकर। संजय जी ठीक है सर। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं। संजय जी आप अपनी बात रखिए। रोहित जी शांत हो जाइए। अरे तो मुझे जरूरत है क्या यार तुम्हारे सर्टिफिकेट की? सर किसी को किसी के साथ सब डिग्री होल्डर है सर। मैं सर्टिफिकेट दे ठीक है, अब कोई भी नहीं बोलेगा, अब सिर्फ संजय जी बोलेंगे। ठीक है आलोक जी मैं ये कहता हूं कि आप हर दल की विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए खड़ा हो और आतंकवाद के लिए प्लेज करे। उसमें फिर वो अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषाएं न गढ़े। वो आतंकवाद है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ऐसा आतंकवाद होगा तब मैं प्लेस करूंगा, वैसा आतंकवाद होगा तब मैं प्लेस करूंगा, बम धमाकों से मरेंगे तब प्लेस करूंगा, गोली को आतंकवाद नहीं मानूंगा। आतंकवाद है जी। और आतंकवाद को दलीय मर्यादा से उठकर आप उसकी भर्त्सना कीजिए और प्लेज कीजिए। नेशन का एजेंडा होना चाहिए, किसी दल का बिल्कुल एक राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। मुझे लगता है कि सतीश जी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। सतीश जी इसमें सभी दलों को एक होना चाहिए सर। ये बात जब मैंने कही तो लोग बौखला रहे हैं जी। आखिर किस बात की बौखलाहट? ये जो है ठीक है सर, सतीश जी के पास आ रहा हूं। नहीं देखिए आलोक जी, आतंकवाद के ऊपर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आतंकवाद एक देश की राष्ट्रव्यापी समस्या है और कहीं ना कहीं आप अगर सेलेक्टिव हो जाएंगे, जैसे गौरव भाटिया जी ने एक बात कही है, ये सच है गौरव भाटिया जी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और वो आतंकवादी हमला हुआ,
और हमने जो भी आरोपी व्यक्ति है, ना उसकी जाति देखी ना उसका धर्म देखा, और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि आतंकवादी कहीं भी पनप सकता है। आप अगर हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, मालेगांव की बात करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आप कन्नी काटते हैं। देखिए ये भी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। मेरा मानना यह है कि यहां हमको चर्चा करनी चाहिए कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, सरकार चाहे किसकी भी हो, राष्ट्र के सामने एक बड़ा सामना है, और तमाम सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ खड़े हो। एक बात, जहां तक बालाकोट की बात है, तो आपको यह भी बात बतानी पड़ेगी कि पिछले 20 साल में इस देश में जितना आरडीएक्स यूज नहीं हुआ, एक दिन में पुलवामा में 450 किलो आरडीएक्स यूज हो जाता है। यह भी एक सवाल है। अब इतना आरडीएक्स कहां से गया, यह सवाल है ना ज्यादा देशों के ऊपर। दूसरी बात, बालाकोट के ऊपर लोगों ने सवाल नहीं उठाया। सवाल तब पैदा हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उस दिन आकाश में बादल थे और रडार काम नहीं कर रही थी, है ना। तो ये सवाल है कि लोगों को लगा कि भाई ऐसी कौन सी रडार है कि जो बादलों के बीच में काम नहीं करती। तो ये सवालों को कहीं ना कहीं आपने भ्रम के अंदर डाला। सरकार को अपना नजरिया क्लियर करना चाहिए, और अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे वो समाज सरकार ने अपने इतने बचाव किए और किस तरीके से अपने जवाब भी दिए। गौरव जी सवाल यह है कि इतने सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष के जो सवालों की जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हुई। देखिए आलोक जी, ये जिज्ञासा नहीं है, ये नफरत है देश के प्रधानमंत्री के प्रति। और मैं दोबारा कहूंगा, आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पे आप देख रहे हैं आपकी चर्चा कैसे ही हो रही है। पत्रकार को दलाल बार बार बुलाया जा रहा है। हम यहां पे सर्टिफिकेट देने नहीं है, हमें तर्कों पे बात करनी है। और तर्क क्या है, जब आपने पूछा कि भाई वो तस्वीर की क्या कहानी है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर पुत्र दोषी है तो पिता को आप क्यों गलत बता रहे हैं। तो फिर याद करिए, जब अजय मिश्रा टैनी पे ये लोग कहते थे कि भैया इस्तीफा दे क्योंकि उनके पुत्र ने अपराध किया है, तो वहां मापदंड अलग थे, आज मापदंड अलग हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, ये चर्चा गौरव जी को सुन लेंगे, फिर आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। गौरव जी नहीं, एक मिनट यहाँ पे इंटरप्ट करना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे इंटरप्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गौरव जी गलत साथ दे रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी 120 बी का मुजरिम है, एफआईआर के अंदर उसके ऊपर 120 बी का धारा लगा है, इसलिए अजय मिश्रा टेनी को हम कैटेगरी के अंदर खड़ा करते हैं। गौरव जी अपनी बात कंटिन्यू करिए, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे जी। अजय मिश्रा टेनी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो 120 बी का मुजरिम है, और आशीष मिश्रा टेनी के साथ आप सुनिए, आप सवाल पूछा है, जवाब सुनिए सर। आशीष मिश्रा टेनी की आपने खराब पैरवी के कारण उसकी जमानत आपने करवाई है। गौरव जी आप अपनी बात रखिए। देखिए रोहित जी मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कह रहा हूं, जब तथ्यों पे मैं बात करता हूं ना, तो कभी चुनौती मत दिया करिए। दर्शक ये बात जान लें, जो एफआईआर 2 दर्ज हुई थी उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, गलत तथ्य मत रखिए। अब मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। सर सुनेंगे पहले अभी गौरव जी का ऑडियो खाली सुनाया जाए। ठीक है अपनी बात रखिए सर। हाँ मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज सपा का प्रवक्ता तो नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे अनुज रोहित जी इस बात का उत्तर जरूर देंगे। क्या किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में यह बात होनी चाहिए कि अगर मुसलमान युवा आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया तो उसके मुकदमे वापस होंगे? ये काम तो न्यायालय को करना है, पहला। दूसरा, आपसे क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछा? अलकायदा का मॉड्यूल था, उसका भांडा फोड़ा और एक आतंकवादी हमला हो उससे पहले योगी जी ने रोका। लेकिन अखिलेश यादव जो आपके साथी हैं, जो डर के आ नहीं रहे बाहर, उन्होंने कहा कि हमें वर्दी पर भरोसा नहीं है। आप बताइए रोहित जी, आप तो छोटे हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, अगर वर्दी पे हम शक करेंगे और आतंकवादियों से प्यार और मोहब्बत करेंगे तो ये प्रदेश और देश कहां जाएगा? ये कितना उचित है? और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए योगी जी ने एक और काम किया बड़ा। उन्होंने अभी कुछ माह पूर्व कहा एंटी टेररिज्म स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर हम देवबंद में बनाएंगे। इसकी वजह मालूम है? क्योंकि कई बार धर्म की शिक्षा देते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसी कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिसमें गजवा हिंद, शरीयत का कानून लागू, देश के ऊपर धर्म,
ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसलिए अच्छा है कि मुस्लिम जो युवा है वो भी पढ़ाई लिखाई करें, आईएएस आईपीएस बने, आर्मी में जाए, ना कि आतंकवाद के मुकदमे में पकड़े जाए और सपा कायम उन्हें छुड़ा लें। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर गौरव जी आप हमारे साथ बने रहिए। संदेशा सरकार की तरफ से यह था कि धर्म से ऊपर कहीं ना कहीं देश है। रोहित जी। नहीं, बिल्कुल 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 हर चीज के ऊपर, अगर आतंकवाद के ऊपर कोई भी हमारे देश के ऊपर हमला होता है आतंकवाद के कारण, पूरी तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं और आतंकवादियों का बिल्कुल सफाया होना चाहिए। एक आतंकवादी पनपने से पहले खत्म कर देना चाहिए और देश के ऊपर अगर कोई भी आदमी बुरी नजर से देखता है उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए और आंखें निकाल लेनी चाहिए पूरी, अगर देश की तरह कोई बुरी नजर देखता है। वर्दी आहत हुई है? नहीं, क्यों? आप देखिए, चीजों को कनेक्ट मत करिए, किसी भी चीज को। अच्छा, किस रिलेवेंस में कौन सा बयान दिया गया है उस चीज को कनेक्ट मत करिए। की बात करेंगे हमेशा, अगर हम जोड़ने की बात करते हैं। पहली चीज, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि चीजों को कनेक्ट मत करिए। और मैं ये कहूंगा, गौरव भाटिया जी ने कहा कि मैं अनुज हूं, मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं और अपने बड़े भाई से मैं ये कहना चाहूंगा, अपने देश के किसी भी नागरिक के ऊपर इस तरीके से इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि अंग्रेजों की दलाली भारतीय जनता पार्टी ने की थी और माफी वीर थे भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरीके से जिस तरीके से, और आप आज हमको राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, आप हमको राष्ट्रभक्ति को लेकर के कर रहे हैं बात, हमको देंगे राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट अपना रखिए प्रवक्ता जी। गौरव जी आपके पास आ रहा है सवाल ये कि मुझे आज लगता है कि जब पीएम के बयान को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, जब पीएम ने कहा कि पहले शहरों में धमाके होते थे। सुनिए, आपने 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली, हम सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है और हम तो ये मानते हैं कि आप भी बहुत बड़े देशभक्त हैं किसी और की तरह, लेकिन अखिलेश यादव पे और कांग्रेस पार्टी पे सवाल जरूर उठेंगे जब सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोएंगी क्योंकि आतंकवादी मारे गए हैं और जिसने शहादत दी मोहन चंद्र शर्मा ने, उनको भूल जाएंगी तो सवाल उठेंगे। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा कि आप उत्तर दीजिए जो सवाल आपने पूछे हैं। मैंने हर सवाल जो आपने पूछा उसका उत्तर दिया और मैंने तथ्यों के आधार पर दिया। और मैं एक बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक स्पष्ट बदलाव आया। बदलाव यह आया है कि चाहे वो पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में कभी आने का प्रयास करे तो ठोके जाएंगे और चाहे वो देश के अंदर कोई आतंकवादी होगा तो सहा नहीं जाएगा। और यहां मैं बता दूं, शिवराज पाटिल 26/11 के मुंबई हमले के बाद बंद गले का सूट बदल रहे थे क्योंकि राम गोपाल वर्मा को पिक्चर बनवानी थी और राहुल गांधी सुबह 3-4 बजे तक डांस और गाना कर रहे थे। ये भी है। तो मैं तथ्यों के आधार पे कहूंगा हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इस पे ओछी गंदी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, तो जो इस तरीके की राजनीति करेगा उसको शायद माकूल जवाब भी मिलना चाहिए। गौरव जी, एक बहुत अहम सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से सवाल यह है कि बहुत सारे मुद्दे आए, परिवारवाद, माफियावाद, जिस तरीके से जिन्ना ऐसे मुद्दे तमाम सारे आए, लेकिन एक सवाल ये उठा रहा है समूचा विपक्ष की जब आपने काम किया है तो फिर काम पर ही बात करिए। इस तरीके के मुद्दे चुनाव के पहले क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं आलोक जी, ये नासमझी जो है जानबूझ के विपक्ष करता है। मैं आपको आज का उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हरदोई गए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आतंकवाद को प्राथमिकता दी, जो देनी भी चाहिए क्योंकि देश और प्रदेश सुरक्षित है तभी हम लोग सुरक्षित है, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज उन्होंने जो गरीबों को घर दिया है उसकी भी बात करी। इससे पहले जो रैलियां हुई हैं उसमें उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ टीके लगे हैं उससे ज्यादा उसकी भी बात हुई। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 2 साल तक राशन मुफ्त मिला, इसकी भी बात हुई। शौचालय बने हैं, इसकी भी बात हुई। जो घर बने हैं उसकी भी बात हुई। लेकिन क्या अगर हम उसकी बात करेंगे और एक पार्टी अगर आतंकवादियों को अपना भाई बना लेगी मुंह बोला, तो वो मुद्दा हम नहीं उठाएंगे? क्या हम इस बात को उजागर नहीं करेंगे कि वोट बैंक की राजनीति करते करते ये लोग आतंकवादियों को गले लगा रहे हैं? ये बात क्यों नहीं उठेगी रैली में? आज का पूरा भाषण प्रधानमंत्री जी का विकास पे भी था, लेकिन आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर जब सपा ये देख के कि धर्म कौन सा है अपने वोट बैंक साधती।
बिल्कुल, तो तमाम सारे सवालों के जवाब, और इससे बीच मैं कुछ और भी मेहमानों के पास आऊंगा। मैं संजय जी के पास आऊंगा। संजय जी, कुल मिलाकर के अब सवाल उठ रहा है कि जब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की, कुल मिलाकर के ये ऐसे उदाहरण रहे जो योगी जी ने जो कार्रवाई की, ये एक मील का पत्थर साबित हुए। देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। उसके पहले जो 5 वर्षों की सरकार थी उसमें 1000 से ऊपर दंगे हुए। योगी जी की सरकार ने एक दंगा मुक्त सरकार दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी आज की तारीख में जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग है, गरीब आदमी है, उसको इस बात की आश्वस्ति है कि बेटा जब घर से निकलेगा, नौकरी करके आएगा तो शाम में सुरक्षित आएगा, बेटी जब जाएगी तो सुरक्षित आएगी। देखिए, अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ओवरऑल सुरक्षा को लेकर योगी जी ने एक माहौल क्रिएट किया है सुरक्षित और आश्वस्त उत्तर प्रदेश का। इसके लिए उनकी सरकार और जो उनका प्रशासन है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में पहले कानून व्यवस्था थी उसमें क्या हालात थे, ये सबको मालूम है। 2012 से 17 क्या हुआ, कितने दंगे हुए, 200, किसी साल 150, किसी साल 400, उसके अलावा बड़े बड़े दंगे भी हुए। लेकिन आप समझिए कि योगी की सरकार ने दंगा नहीं होने दिया, और अगर दंगे नहीं हुए तो आपको इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। हालात बदले, परिस्थितियां बदली योगी सरकार में। आपके पास आऊंगा मैं। इस वक्त हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। उमाशंकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर जी, लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाओं का दौर जारी है, और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर के कहा, जो अहमदाबाद ब्लास्ट में जो फैसला है। मैं जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। मैं माफी चाहूंगा, देरी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि एक बड़ा प्रश्न उठता है। ये दंगा, ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये 2008 में हुआ था, जुलाई 2008 में। 6 साल इसके बाद नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और 7 साल यानी कि 8 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे। 14 साल कैसे लग गए निर्णय आने में, ये एक बड़ा प्रश्न है। जबकि पूरा पावर, अभियोजन का पूरा पावर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था, फिर प्रधानमंत्री बने, पूरा अमला उनके पास था, डबल इंजन की सरकार थी। 14 साल इन्होंने लगा दिया। जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था उस समय हमने महज 3 साल 360 दिन में अजमल कसाव को फांसी पर लटका दिया था। अब आप बताइए कि हमारा अभियोजन सही रहा आतंकवाद के खिलाफ, या इनका 14 साल इन्होंने क्यों लगाया? ये जवाब मुझे इनसे चाहिए। चलिए गौरव जी, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। अब सवाल ये हो रहा है, जैसा कि आपने भी कहा, धर्म से ऊपर राष्ट्र है, धर्म से ऊपर देश है, इतना वक्त क्यों लग गया? ये सवाल लगातार अब विपक्ष उठा रहा है। देखिए, कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे थे मैंने, लेकिन हमारे साथी नहीं थे चर्चा में। इनके सवाल का मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, तो मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा। कांग्रेस में हो सकता है राहुल गांधी को ना समझ में आए, विवेचना करके चार्जशीट फाइल करना तो पुलिस के हाथ में होता है और प्रशासन और सरकार के हाथ में होता है। और जब कॉग्निजेंस ले ली जाती है उस चार्जशीट की, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जी। वो न्यायालय कितना समय लेगा, कितने गवाह हैं, उनकी गवाही लिखेगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर फैसला आएगा, ये सरकार नहीं तय करती है। शायद उमा शंकर जी को इस बात की जानकारी नहीं। चलिए, मैं इस सवाल का इसलिए न्यायालय पे कोई भी टिप्पणी करना ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। लेकिन मैं समझता हूं न्यायालय को, पुलिस को और सभी नागरिकों को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को साधुवाद कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इंसाफ इन परिवारों को मिले। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ये रहा है कि सोनिया गांधी जो बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए, और ये तो नरेंद्र मोदी कहां चले जाते हैं? कहती है मेरा नरेंद्र मोदी जी हाफिज सईद के घर चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी हाफिज सईद के घर चले जाते हैं, बगैर आमंत्रण निमंत्रण बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ चले जाते हैं।
चरित्र क्यों आपका गलत बात रहा बोल है रहे हैं? गौरव क्या जी। बोल रहे हैं? सुन लीजिए गौरव जी, आलोक जी, चरित्र इस तरह से चर्चा सुन मत करवाइए। जी, क्या बोल रहे हैं? जी, सर सुन लीजिए सर सुनिए सुन सर, लीजिए। सवाल ये कि मैं अभी सुन लीजिए गौरव जी। सर सवाल उठाने आपने सवाल हफीज पूछा, जी तो मैंने आपके नेता गौरव कह जी रहे थे। मैंने आपके सवाल का सुन जवाब लीजिए, मांगा और गौरव जी, आपने सुन न्यायिक लीजिए। प्रक्रिया को लेकर के समझाया। मैं अभी आ रहा हूं, मैं संजय जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार सर मैं आ रहा हूं। आलोक जी, मुझे आपने चरित्र इनको जी, दिखाने दीजिए आपने गौरव सर जी को। उमाशंकर जी आपने सवाल का जवाब लिया, मैंने सीधा पूछा। मैं संजय जी के पास आ रहा हूं। चरित्र की संजय बात जी की है इन्होंने, सर इनका चरित्र जो मैं दिखा न्यायिक दूं। सर ठीक है, कोई यहाँ पे चरित्र नहीं, हम आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद से निपटने की बात नहीं, कर रहे हैं, हम आतंकवाद का किसी ही पर्सनली चरित्र, पार्टी की भाजपा बात नहीं का कर रहे हैं। स्टैंड क्या संजय है वो मैं जी दिखा जो दूं। सवाल है कि कांग्रेस से सवाल उठाया कि न्यायिक प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग गया, तो जो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारा का सारा काम हुआ ना संजय जी। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में वाकई बहुत समय लगा और हमें बिल्कुल प्रक्रिया होती है, अभियोजन होता है, रिपोर्ट होती है, लेकिन हमें इन कानूनों को सख्त करना चाहिए और टाइम बॉन्ड इस पे डिसीजन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी प्लेज करते हैं तो सिर्फ आतंकवादी को बदले में ठोक देने, अगर आतंकवाद की घटना की हमने उसको ठोक दिया, सिर्फ वही आतंकवाद का खात्मा नहीं है। आतंकवाद में जो लोग संलिप्त हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, ऐसी कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए। जो मैं नेशनल लेवल पे प्लेज करने की बात कर रहा हूं उसमें यह भी है, उनको आर्थिक मदद ना मिले, जो आर्थिक मदद देते हैं उनको भी वही सजा मिले जिसने बम विस्फोट किया हो। तो आपको एक पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनानी पड़ेगी प्लेज करके कि भाई अगर आप आतंकवादी पकड़ा गया तो हम इतने समय में टाइम बॉन्ड, वर्षों मुकदमे चलते रहते हैं, वर्षों मुकदमे चलते रहते हैं, फैसला नहीं होता। तो देखिए, अगर न्याय देरी से मिलता है तो वो न्याय नहीं है। 14 साल 15 साल लगना, आप बिल्कुल सोचिए एक उन बात परिवारों निकल करके का आई, मैं इस जो पर इसके टिप्पणी चाहूंगा। शिकार हुए थे। ये सवाल बिल्कुल अलग है। उमाशंकर जी, कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर आप काम करने की जरूरत है, सभी राजनीतिक दलों को एक बहुत अच्छी चीज निकल करके आई। जी, एक फाइनल कमेंट। देखिए, पहली बात शायद संजय जी ने सुना नहीं, मैंने कहा कि हमने अजमल कसाब को 3 साल 360 दिन में, एग्जैक्ट डेटा है ये, उसको हमने फांसी के फंदे पर टांग दिया और आपको 14 साल लग गए। ये और आप कह रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया की देरी है। तो ये आप देखिए, ये आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये पट्टी को खोल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एटीएस की स्थापना हमने की, एटीएस की स्थापना हमने की थी क्योंकि हम आतंकवाद से लड़ने का मादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं। सवाल ये है कि और नीति रखते हैं। आतंकवाद से जब हम मादा रखने की बात करते हैं, लड़ने का मादा रखने की, एक फाइनल कमेंट गौरव जी। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर अब बात होनी चाहिए, अब कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा आगे की बात करें तो। गौरव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे थे, गौरव जी कृपया करके दोबारा दोहरा सकते हैं? गौरव जी, मेरा सवाल आपसे एक फाइनल कमेंट के तौर पर, कुल मिलाकर के जब हम आतंकवाद को लेकर के बात करते हैं, आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार संजय जी ने भी कहा कि अब इसके खात्मे के लिए सभी राजनीतिक दलों को, थोड़ी देर हम आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी हटा दें, एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर काम होने की जरूरत है, और कई बार इसको लेकर के आवाज भी उठी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो बात कही गई है, और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने तो तत्पर यही बात कही है कि पूरे देश के जितने राजनीतिक दल है सबको एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रमाण क्यों मांगा जाता है? बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सिद्धू ये क्यों कहते हैं कि केवल पेड़ गिरे हैं? और अभी बता रहे थे कसाब का, तो मैं ये भी बता चुका हूं, ये शो में नहीं थे, अफजल गुरु की फांसी होनी थी, 5 साल तक फाइल अटकी रही तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यालय में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका धर्म देखा जा रहा था। तो ये सब तथ्य हैं, हमें राजनीति से ऊपर उठ के आतंकवाद के खिलाफ साथ में लड़ना होगा, यही सच्चाई। बिल्कुल यही एक सच्चाई, और इस सच्चाई को हर राजनीतिक दल को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो सेना का संदेश दिया है कि आतंकवाद से निपटना है, और उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमाशंकर जी आपका भी, रोहित जी आपका भी, और गौरव भाटिया जी आपका भी, सतीश प्रकाश जी आपका भी, संजय बेचन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के पीएम ने एक संदेशा दिया जिस तरीके से आतंकवाद से निपटना है। बात अब होनी चाहिए राष्ट्रवाद की, बात होनी चाहिए राष्ट्र की। जय हिंद, जय भारत।